प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस एसएसटी मैराथन सीरीज में, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बीपीएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये क्वेश्चंस पिक पॉइंट क्वेश्चंस है, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक एक करके इन सवालों को कर लेंगे। क्या सब लोग रेडी है? एक बार मुझे बता देंगे कि सर हम सब रेडी है। क्या सब लोग एक्साइटेड है? एक बार सब लोग बता देंगे कि यस सर हम लोग एक्साइटेड है। गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। चलो आज हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे 3-4 कथन दिए हैं, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन यह कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। क्या यह कथन सही है? तीसरा कथन यह कहता है कि भारत की मानक मानक यानी कि जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा जीएमटी है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री और 45 मिनट पूर्व यानी कि ईस्ट में है। क्या मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। और अगर मैं ये कथनों की बात करूं, अगर मैं यहां पे जो फैक्ट्स की बात करूं, तो ये जो है एनसीईआरटी में दिए है। क्लास 9 के एनसीईआरटी है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है, एनसीईआरटी में दिया है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये वाला कथन सही है। क्या आप लोग बता दें, क्या भारत की बाउंड्री यानी कि जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है? हाँ, ये भी सही है। लेकिन यहां गलत हो गया, यहां गलत हो गया। 82.5 डिग्री है, यानी कि 82.30 है। ये ईस्ट में नहीं है, ये क्या, ये ईस्ट में है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 30 है, ये क्या है, ये 30 है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर जो होगा आपका मोर देन 1 अबव होगा। मोर देन 1 अबव आपका उत्तर होगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अगले सवाल पर जाने से पहले थोड़े से हम लोग बेसिक्स कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, हो सकता है अगली बार इसमें से सवाल आ जाए, हो सकता है इसमें से अगली बार सवाल आ जाए। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का है। उसके बाद में भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसमें अगर मैं समुद्र की तट की बात करूं तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर और दक्षिण में भारत कितना बड़ा है? 3,200 किलोमीटर। और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वो कितना किलोमीटर है? 2,900 किलोमीटर है। भारत की भूमि साउथ से कहां से शुरू होती है? 8 डिग्री, यानी कि यहां देखो आप, ये भारत है, ये भारत है। तो यहां से कहां से शुरू होती है भारत? 8 डिग्री, 8 डिग्री और यहां पे 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की भूमि शुरू होती है और खत्म कहां होती है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां पे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर है, तो यहां पे 37 डिग्री और 6 मिनट में खत्म होती है। अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर शुरू कहां होता है? 68 डिग्री पे। यहां देख लेंगे सब लोग, देशांतर शुरू कहां होता है? 68 डिग्री और 7 मिनट पे। और खत्म कहां होता है? 97 डिग्री और 25 मिनट पे खत्म होता है। ये मैंने पेड में बच्चों को पढ़ाया था, ये मैंने पेड में बच्चों को पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था। आप लोगों को भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत की लंबाई और चौड़ाई में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया? क्या वो 3,214 किलोमीटर और 2,933 किलोमीटर है? 3,250 किलोमीटर, 2,950 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव? टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। इसका उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ए इसका उत्तर होगा, तो ए इसका उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ए इसका उत्तर होगा। और ये एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी कक्षा 9 और चैप्टर जो है पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर में से सवाल पूछा गया है। इसका मतलब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है
अगर आप सभी को अपना सिलेक्शन करवाना है तो ये सुनिश्चित करिए कि आप एनसीईआरटी पढ़े, स्पेशली एनसीईआरटी, छठी क्लास की एनसीईआरटी, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी, 9वीं क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में चलो, उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मालाबार तट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मालाबार तट की बात की जा रही है, कोरमंडल तट की बात नहीं हो रही है, मालाबार की हो रही है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कहता है कि भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है। तो क्या है, मालाबार क्या है, एक पट्टी है। चलो, दूसरा, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन क्या कहता है कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरला के राज्य में स्थित है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव, इसका उत्तर क्या होगा। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, बताए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बी होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बी होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सी होगा। ना ही इसका आंसर बी होगा, ना ही इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताए कमेंट्स में। इसका आंसर जो होगा वो मोर देन वन अबव होगा। इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन अबव होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां देखो, अब बताओ जो मालाबार है क्या वो ईस्ट में है, मुझे बताओ, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ। क्या मालाबार जो है वो पूर्व में है, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ। क्या मालाबार पूर्व में है, पूर्व में है क्या मालाबार। अगर मालाबार पूर्व में है तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। क्या ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा, मोर देन वन अबव। ये कौन सी एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है, कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार कह रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी, अगर आपको बीपीएससी टीआरई क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी में हर एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल पूछे जाने की संभावना 100% है, ठीक है। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 14, दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नर्मदा के बारे में पूछा है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है, क्या यह कथन सही है। उसके बाद में अगर आप देखोगे दूसरा कथन क्या कहता है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से बह रही है, क्या यह कथन सही है। नर्मदा हो गया, विंध्या हो गया और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव, ये पूछा गया है, आपके टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही। क्या पहला कथन सही है, क्या पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, क्या तीनों कथन सही है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो होगा वो होगा मोर देन वन अबव। डी इसका उत्तर होगा, डी इसका उत्तर होगा, डी इसका उत्तर होगा। कितने लोगों का डी उत्तर आया, कितने लोगों का डी उत्तर आया, हाथ ऊपर कर लेंगे। कितने लोगों का डी उत्तर आया, कितने लोगों का डी उत्तर आया। बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं कि वो गलत है, सी गलत है। डी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। कितने लोगों का डी आया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो यहां पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेंट, मतलब वहां पे लोग रहते हैं। रिवराइन आइलैंड यानी कि द्वीप की बात हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, उस द्वीप का नाम क्या है। अगेन ये एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी में ये डिटेल में दिया है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो होगा वो मांजुली होगा। इसका उत्तर क्या होगा, मांजुली आइलैंड इसका उत्तर होगा। मांजुली आइलैंड इसका उत्तर होगा। थोड़ा डिटेल में इसको एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको एक बार समझ लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र जो आसाम में एंटर करती है। और ब्रह्मपुत्र के पास में जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी है ब्रह्मपुत्र यहां पे बिछा देती है और यहां पे एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया, यहां पे एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया। इसे कहते हैं मांजुली आइलैंड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मांजुली आइलैंड, इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं? मांजुली आइलैंड कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कितने लोगों को मांजुली आइलैंड देखना है अपने आंखों से? कितने लोगों को मांजुली आइलैंड अपने आंखों से देखना है? कितने लोगों को मांजुली आइलैंड अपने आंखों से देखना है? हाथ ऊपर कर लेंगे कि सर हमें मांजुली आइलैंड देखना है, हमें इमेजिन करवाइए, हमें इमेजिन करवाइए सर कि मांजुली आइलैंड दिखता कैसे है। तो एक बार मांजुली आइलैंड देख लेंगे, कमेंट्स में बता देंगे। मांजुली आइलैंड, मांजुली आइलैंड यहां पे क्या है? मांजुली आइलैंड है आसाम में, ठीक है। तो मांजुली आइलैंड कहां है? आसाम में है, ठीक है। तो मांजुली आइलैंड को देख लेंगे एक बार। ये देख सकते हो आप, ये है मांजुली आइलैंड। ये देखो मांजुली आइलैंड है ये। यहां पे मैं आपको नीचे भी लेके चलता हूं, यहां देख सकते हो आप, ये है मांजुली आइलैंड। ये है मांजुली आइलैंड। ये बना किससे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बना है, ठीक है। मांजुली आइलैंड, यहां पे लोग रहते हैं, यहां पे जो लोग हैं वो रहते हैं। ये है आपका मांजुली आइलैंड। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? सॉल्ट वाटर, लवणीय की बात की है, सॉल्ट वाटर लेक की बात की है, यहां पे सॉल्ट वाटर लेक की बात की है, सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, लवणीय जल की बात की है। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। क्या वो सांबार लेक होगा, पुलिकट लेक होगा, चिलिका लेक होगा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताए, जल्दी कमेंट्स में बताएं। सर इसका उत्तर जो होगा वो चिलिका होगा। यस, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया। इसका उत्तर जो होगा वो चिलिका होगा। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिलिका लेक। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग, डिटेल में पढ़ लेते हैं। चिलिका लेक, चिलिका लेक आपको कहां देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो भारत में सबसे बड़ी लवणीय जल की झील चिलिका झील, यह भारत की पूर्वी तट की उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिलिका झील एक रामसार स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एक रामसार स्थल है ये, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। और इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी प्राप्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बाकी थोड़े से झील भी देख लेते हैं हम लोग। बाकी झील, सांभार झील, सांभार झील, सांभार झील कहां पे है? सांभार झील आपके राजस्थान में है। सांभार झील कहां पे है? राजस्थान में है। सांभार झील पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लावणीय झील है। माने ये क्या है? अंतरदेशीय, अंतरदेशीय लावणीय झील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आकार के मामले में यह झील चिलिका झील से छोटी है। अब आते हैं पुलिकट। ये देख सकते हो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से यहां से आता है खारा पानी, यहां से आता है खारा पानी। तो पुलिकट झील जो है वह दक्षिण भारत की तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आपका सांभार लेक। अगली बार हो सकता है सांभार लेक से सवाल आ जाए, अगली बार हो सकता है कि जो आपका पुलिकट झील है वहां से सवाल आ जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कहता है? सुंदरबन से सवाल आया है और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया सवाल है। सवाल यह कहता है कि सुंदरबन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुंदरबन के बारे में कुछ कथन दिए हैं, तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? हाँ या ना? कमेंट्स में लिख के बताएं। दूसरा, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। क्या यह कथन सही है? हाँ या ना? कमेंट्स में लिख के बताएं। और यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। क्या तीनों कथन सही है? क्या दो कथन सही है या पहला कथन सही है? सब लोगों ने कहा सर डी इसका सही उत्तर होगा। जी हां, डी इसका सही उत्तर होगा। सारे कथन ही सही है। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, डेल्टा दिखता कैसे है। तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा हम लोग एक बार देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा को एक बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि इमेजिन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इमेजिनेशन के समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे ये है सुंदरबन डेल्टा, ये है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपको यही देखने को मिलेगा, सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपको यही देखने को मिलेगा। इसका नाम सुंदरी ट्री के ऊपर पड़ा है, देख सकते हो आप। यहां देखो, देख सकते हो, ये है पूरा जंगल ही आपको दिखाई देगा। यहां देखो आप, पूरा जंगल ही जंगल आपको दिखाई पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, पूरा जंगल जंगल, ये सुंदरबन डेल्टा है।
और अगर आप उसको अंतरिक्ष से देखोगे, अगर आप उसको अंतरिक्ष से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका सुंदरबन डेल्टा। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न क्रमांक 8वां बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है? जलप्रपात के ऊपर एक सवाल है, यानी कि वाटरफॉल के ऊपर एक सवाल है। तो पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है? शिवन समुद्र है। तो बताओ, ये जो शिवन समुद्र है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये जो जलप्रपात है ये कहां देखने को मिलेगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम कहां देखने को मिलेगा? क्या वो आपको कावेरी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? क्या वो कृष्ण रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा? क्या वो महानंदी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा? मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? जो इसका उत्तर होगा वो होगा ए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका उत्तर ए होगा। जी हां, आपने सही कहा, इसका उत्तर जो होगा वो ए ही होगा। कावेरी नदी के ऊपर आपको जो आपका शिवन समुद्र है ये देखने को मिलेगा, ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, बाकी वाटरफॉल भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बाकी वाटरफॉल भी एक बार देख लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य में स्थित ये आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, शिवाना समुद्रम जलप्रपात देखने को मिलेगा। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। लेकिन बाकी की भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं आपके लिए चार्ट बना के लाया हूं, आप सब लोगों के लिए चार्ट बना के लाया हूं। अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है, तो उसका जो रैंक 1 होगा, सबसे पहले रैंक पे कौन होगा? कुंचिल वाटरफॉल कर्नाटका में है। कुंचिल वाटरफॉल कर्नाटका में है और इसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर इसकी हाइट है। अगर ऐसा सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा यानी कि टॉलेस्ट जलप्रपात कौन सा है, तो यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? शिवन समुद्र जलप्रपात, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि सबसे अधिक जल प्रवाह कौन से जलप्रपात में है, सबसे अधिक जल प्रवाह कौन से जलप्रपात में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? शिवन समुद्रम जलप्रपात होगा, वो भी कर्नाटका में है। अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि सबसे प्रसिद्ध अगर जलप्रपात कोई है, तो सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कि कहां पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि सबसे प्रसिद्ध मोस्ट फेमस अगर कोई वाटरफॉल है, तो वो क्या है? जोग वाटरफॉल है। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, यह सवाल मैंने खुद से बनाया है, यह किसी एग्जाम में आया नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वाटरफॉल, यहां पे वाटरफॉल की बात हो रही है। सबसे ऊंचा बोला है, ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या वो एंजल फॉल्स है, उसके बाद कुंचिल फॉल्स है, उसके बाद में जोग फॉल्स है, या फिर वंतबग फॉल्स है? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, कुंचिकल फॉल्स इसका उत्तर होगा। कुंचिकल फॉल्स इसका उत्तर होगा। ए इसका कुंचिकल फॉल्स इसका उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। कुंचिकल फॉल्स आपको कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और ये कौन से नदी से बनता है? ये वराही नदी से बनता है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। फिर आते हैं जोग फॉल्स की तरफ। जोग फॉल्स कहां है? कर्नाटका में है। और ये कहां देखने को मिलेगा आपको? शरावती नदी पे देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजल फॉल्स जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम एंजल फॉल्स भी उसमें पढ़ते हैं। एंजल फॉल्स कहां देखने को मिलेगा? वेनेजुला में देखने को मिलेगा। और वेनेजुला कौन सा देश है? ये उत्तरी अमेरिका का देश है कि दक्षिणी अमेरिका का देश है? ये एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। आगे बढ़ते हैं। कोरिलिस बल से पूछा गया सवाल है।
बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया सवाल है। अब कोरिलियस बल आपको कहां देखने को मिलेगा? 11वीं की एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 11वीं की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। कोरिलियस बल आपको डिटेल में वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कक्षा 9वीं का जो एनसीईआरटी है, कक्षा 9वीं की जो एनसीईआरटी, उसमें जो चौथा चैप्टर है, जो चौथा चैप्टर है, उस चौथे चैप्टर में भी आपको कोरिलियस बल के बारे में थोड़ा बहुत दिया होगा, लेकिन डिटेल में 11वीं की एनसीईआरटी में ही दिया है। तो पूछा है कोरिलियस बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसकी जो उत्पत्ता होती है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। हाँ, जो आपका कोरिलियस बल है ये ओरिजिन क्यों होता है, ये उत्पन्न क्यों होता है? ये उत्पन्न पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ये कथन सही है। दूसरा क्या बोला है? यह उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई और इसको डिफ्लेक्ट करता है। क्या इसको सही में डिफ्लेक्ट करता है? क्या यहां पे क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न डायरेक्शन। ये कथन भी सही है। उसके बाद इसकी उत्पत्तिता वायु के तापमान एवं दाब के परिवर्तन के कारण होती है, ये गलत है, ये गलत है, ये कथन सही गलत है। तो उत्तर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो, कितने लोगों का डी आया? कितने लोगों का डी आया? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। सर डी आया, शोभा कुमारी जी का सही उत्तर आया। उसके बाद में कितने? रिया सिंह जी का सही उत्तर आया। उसके बाद में सपना जी का सही उत्तर आया, खुशबू जी का सही उत्तर आया, उषा जी का सही उत्तर आया। वेरी गुड, सभी को वेरी वेरी गुड। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। इसका मतलब छठी से 9वीं की एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, छठी से 9वीं की एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है, जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी वाली, वो एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्का दुक्का सवाल जो है 11वीं की एनसीईआरटी से भी पूछा जाता है, जहां पे डिटेल कॉन्सेप्ट्स आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में है? बताओ, मौसिन राम जो है वो कौन से राज्य में है? क्या वो असम में है? क्या वो मेघालय में है? क्या वो केरला में है? क्या मोर देन अबव? नन ऑफ द अबव। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी कौन सी? कक्षा 9वीं। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो मेघालय होगा। इसका उत्तर जो होगा वो मेघालय होगा। अब मेघालय क्यों होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहां देखो, अब अगर आप भारत को ध्यान से देखो, अगर आप भारत को ध्यान से देखो, तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। ध्यान से समझो। अभी तुम्हें मौसिन राम के बारे में सवाल पूछा, अगली बार किसी और रीजन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो, ये क्या है? ये आपका इक्वेटर है। ये क्या है? ये आपका इक्वेटर है। और ये क्या है? ये आपकी मॉनसून धाराएं है। ये है आपकी मॉनसून धाराएं जो पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने वाली है। अब क्या होगा जब ये मॉनसून धाराएं पहाड़ों से टकराती है, जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां है उससे टकराती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? सबसे ज्यादा वर्षा वेस्टर्न घाट में ही होगी। सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी वो वेस्टर्न घाट में होगी। अब एक मॉनसून की जो ब्रांच है वो कहां निकलती है? इधर साइड निकलती है। और यहां पे कौन सी ये है पहाड़ियां है? घारो, खासी, जयंतिया। घारो, खासी, जयंतिया से जब ये मॉनसून की धाराएं टकराती है तो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर, यानी कि 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, यहां पे अगर सबसे अधिक वर्षा होगी, अगर यहां पे सबसे अधिक वर्षा होगी, तो आप मुझे बताइए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि साल भर जो हरे भरे फॉरेस्ट यानी कि हरे भरे जंगल होते हैं, वो कहां पाए जाएंगे? वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाएंगे और वेस्टर्न घाट में पाए जाएंगे। साल भर जो हरे भरे जंगल होंगे वो कहां पाए जाएंगे? सर यहां पाए जाएंगे और यहां पाए जाएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि मॉनसून को याद कर लीजिए, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मॉनसून में एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, ये है अरावली। ये क्या है? अरावली है। ये क्या है? ये अरावली है। अब यहां देखो, होता यह है कि जब मॉनसून की धाराएं अरावली से पैरेलल होके गुजरती है, देखो इधर अरावली है,
इधर मानसून की धाराएं है। होता यह है कि इसके पिछू वाले साइड में, इसके पिछू वाले साइड में बारिश नहीं हो पाती। इसीलिए अगर आप देखोगे थार का जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, वो यही आपको दिखाई देगा, क्योंकि मानसून धाराएं यहां तक पहुंच नहीं पाती। अरावली उसके आड़े में आ जाती है और अरावली से पैरेलल होकर मानसून धाराएं गुजरती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो चलो मोहसिन राम की एक बार सैर करके आते हैं। मोहसिन राम दिखता कैसे उसको एक बार देख के आते हैं कि मोहसिन राम दिखता कैसे है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मोहसिन राम कैसे दिखता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मोहसिन राम को एक बार देख लेते हैं हम लोग। चेरापूंजी मोहसिन राम, ठीक है, चेरापूंजी और मोहसिन राम। चेरापूंजी और मोहसिन राम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चेरापूंजी और मोहसिन राम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार नॉर्थ ईस्ट की सैर कर लेंगे हम लोग तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बार नॉर्थ ईस्ट की सैर कर ले, चलो एक बार नॉर्थ ईस्ट की सैर कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की सैर कर लेते हैं। यहां देखो, थोड़ा आप ऊपर जाओगे, यहां पे आपको मोहसिन राम देखने को मिलेगा। आसपास में ही मोहसिन राम है, ठीक है। यहां देखो, ये देखा मोहसिन राम, ये है आपका मोहसिन राम, ये है मोहसिन राम। और मोहसिन राम कहां पे है? पहाड़ियों में है। मोहसिन राम कहां पे है? पहाड़ियों में। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो मोहसिन राम कहां पे है? पहाड़ियों में है। और जब इन पहाड़ियों से मानसून की धाराएं टकराती है, जब इन पहाड़ियों से मानसून की धाराएं टकराती है तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबको दिखाई दिया? सबको मजा आ रहा है? चलो अगला सवाल, अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12, सवाल यह कहता है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? द नेचुरल वेजिटेशन इन द एरिया ऑफ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। तो मैंने आपको बताया कि जो हरे भरे जंगल है, जो हरे भरे जंगल है, उष्णकटिबंधीय मानसून वन है। तो ये तो नहीं होगा, यहां पे तो बहुत वर्षा होती है, यहां तो 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या होगा? एक तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदार उत्तर होगा, या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन ये उत्तर होगा। तो दोनों में से कुछ तो उत्तर होगा। सर ये तो उत्तर नहीं हो सकता, हम इसको एलिमिनेट कर देते। कॉमन सेंस से ये एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन सेंस से ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वन में अगर आप देखोगे तो साल की वर्षा कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऐसी वर्षा होती है। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो उस उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी इसका उत्तर होगा। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल। देखो कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शन ए तो खत्म कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही मरुस्थल बोला तो मरुस्थल में आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। 70 सेंटीमीटर तो बारिश नहीं होती होंगी, कम से कम 30-40 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। अब आपके मन में एक है, एक तो बी आंसर होगा, एक तो बी आंसर होगा, या नन ऑफ द आंसर होगा। ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आप तुक्का मार सकते हो कि ट्रॉपिकल थॉर्न एंड श्रब्स होगा। कांटे कहां मिलेंगे? जहां पे वर्षा कम होती है वही तो कांटे मिलेंगे ना भाई, ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? यहां पे क्या बोला है? सदाबहार। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि 12 महीने आपको यहां पे हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। अगर 12 महीने यहां पे हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि 12 महीने इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, पर्याप्त मात्रा में इनको पानी मिलता है, और सूर्य की रोशनी भी इनको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो भारत में दो ही ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और धूप भी अच्छी खासी पड़ती है। एक तो है वेस्टर्न घाट और एक है नॉर्थ ईस्ट। माने सदाबहार जंगल आपको एक तो वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, या फिर आपको कहां देखने को मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। तो क्या बोला है? यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। हाँ ये है। और ये भारत में ये कौन सी जगह है? भारत में ये वेस्टर्न घाट है,
और नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां है ये वो दो जगह है, तो ये कथन तो सही है। उसके बाद में सदाबहार जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष सदाबहार सघनन और ऊंचे और स्त्रीकृत होते हैं, क्या ये सही है? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, डेंस होते हैं, सदाबहार होते हैं, 12 महीने हरे भरे होते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। उसके बाद में क्या बोला है कि सभी वृक्ष एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। नहीं, ये अपनी पत्तियां क्यों गिराएंगे भाई? ये अपनी पत्तियां क्यों गिराएंगे? अगर इनको 12 महीने पानी मिल रहा है तो ये पत्तियां क्यों गिराएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी लगभग 5वां चैप्टर है, शायद से 5वां चैप्टर है, 5वां या 6ठा चैप्टर है, 5वें या 6ठे चैप्टर से पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रश्न क्रमांक चौथा, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी और उसमें चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया सवाल, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल। सवाल क्या कहता है कि रियो दी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी रियो से आपको सवाल आया है, हो सकता है पेरिस क्लाइमेट चेंज से आपको सवाल आ जाए, हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी से आपको सवाल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं को उसका निर्धार करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए बुलाया गया था। यस, ये इसका सही उत्तर है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, क्या इसके लिए बुलाया था? हाँ, ये भी सही उत्तर है। उसके बाद में विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, यहां पे राजनीति की बात नहीं हुई थी, यहां पे राजनीति की कोई भी बात नहीं हुई थी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, मोर देन अबव होगा। आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरण को आपको संरक्षित करना है और तथा सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना है पूरी दुनिया का, तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टीआरई में वो एसडीजी से सवाल पूछ सकते हैं, एसडीजी से सवाल पूछ सकते हैं कि पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है, तीसरा गोल क्या है, चौथा गोल क्या है, पांचवा गोल क्या है, छठवां गोल क्या है। सवाल पूछे जा सकते हैं आपको एसडीजी से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 14वां प्रश्न। यानी कि हमें 10वीं की एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। 10वीं की एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं की इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। निभा ठाकुर ने सही बोला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन इन इंडिया? क्या बीच बचाओ आंदोलन है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, झाड़ों को काटा जा रहा है तो इसमें बीज कहां से आ जाएगा? बीच बचाओ कि बीचों को बचाना है, यहां तो झाड़ों की बात हो रही है, यहां तो वृक्षों की बात हो रही है, तो ये उत्तर हो सकता है क्या? यहां तो वनों की बात हो रही है, ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद में चिपको आंदोलन उत्तर हो सकता है क्या? हाँ सर, इसका उत्तर चिपको आंदोलन हो सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको कमेंट्स में लिख के ये बताना है कि चिपको आंदोलन कौन से स्टेट में हुआ था, कौन सा वो स्टेट था, कौन सा वो स्टेट था जिस स्टेट में चिपको आंदोलन हुआ, कौन सा वो राज्य था जिस राज्य में चिपको आंदोलन हुआ, कौन सा वो राज्य था, कौन सा वो राज्य था? कमेंट्स में लिख के बता दे सब लोग, कौन सा वो राज्य था जिस राज्य में चिपको आंदोलन हुआ, कौन सा था वो, कौन सा उत्तर, कौन सा था? जल्दी बता। यूके था, उत्तराखंड, उत्तराखंड, वेरी गुड। सुंदरलाल बहुगुना, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया। अब अगला सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया? कक्षा 10वीं से पूछा गया सवाल है, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, क्लास 10 की एनसीईआरटी से, 10th की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। तो बताए, क्या यमुना नहर इसका उत्तर होगा, पूर्वी कोसी नहर इसका उत्तर होगा, इंदिरा गांधी नहर इसका उत्तर होगा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो होगा इंदिरा गांधी कनाल। इसका उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी कनाल। तो कनाल बनाया क्यों जाता है, पहले ये देख लो आप। कनाल
बनाया क्यों जाता है? देखो भाई, आपने भी ये देखा होगा, मान लेते हैं कि आपके घर में पानी आ रहा है, आपके घर में पानी आ रहा है और आपके पड़ोसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आपका पड़ोसी क्या करेगा? आपके घर पे आएगा और बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दो, भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दो। तो आप क्या करोगे? भाई साहब थोड़ा सा पानी लेके जाओ। आप बोलोगे कि भैया एक काम करो, आपका पाइप मेरे घर में लेके आओ और आपका पाइप मेरे नल से लेके लगा लो और अपने घर में पानी लेके जाओ। तो भारत में भी तो सेम होता है कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी भर भर के है और भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान। तो भारत सरकार ने क्या किया कि ये जो नदियां है, इन नदियों का जो एक्सेस पानी है, जो सरप्लस पानी है, उस पानी को डाइवर्ट करके हम नहर बनाते हैं, कनाल बनाते हैं और उन क्षेत्र में लेके जाते हैं जहां पे पानी की उपलब्धता कम है। जैसे कि रायलसीमा, रायलसीमा एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे पानी की कमी है। उसके बाद में विदर्भ, विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पानी की कमी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, यहां पे अगर आप देखोगे तो पानी की कमी है। तो सरकार क्या करती है? यहां से नहर बनाती है, इंदिरा गांधी कैनाल बनाती है, जिसके तहत पानी की उपलब्धता प्राप्त होती है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार देख लेते क्या बोला है कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। यह पंजाब के हीरा के बैराज से शुरू होती है और राजस्थान तक जाती है, राजस्थान तक जाती है, क्योंकि राजस्थान में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और ये कितना बड़ा है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर अधिक लंबा है। तो यहां पे पंजाब में अधिक पानी है, तो पंजाब का पानी डाइवर्ट करके कहां ले जा रहे हैं? पंजाब का पानी डाइवर्ट करके राजस्थान ले जा रहे हैं, पंजाब का पानी डाइवर्ट करके राजस्थान ले जा रहे हैं ताकि यहां पे कृषि हो सके, यहां पे कृषि हो सके। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी पूछा है, तो लैटेराइट मिट्टी का कलर क्या होता है भाई? लैटेराइट मिट्टी का कलर होता है हरा भर, मतलब हल्का हल्का लाल होता है, लाल होता है, रेड होता है। और पिछली बार ही मैंने आपको सिखाया था कि लैटेराइट मिट्टी कहां मिलेगी आपको? जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मैप निकाल के यहां देख लेते हैं कि ये हमारा प्यारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा प्यारा भारत, इस प्यारे प्यारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? नॉर्थ, ये आपका जो वेस्टर्न घाट है यहां वर्षा होती है। उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट है यहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब वर्षा होती है तो क्या होगा? मान लो कि ये है आपकी जमीन और जमीन के ऊपर यह है आपकी मृदा यानी कि सॉइल। अब इस सॉइल के अंदर क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। अब क्या होगा? इसके ऊपर पड़ेगी वर्षा, इसके ऊपर पड़ेगी वर्षा और बहुत भयंकर वर्षा पड़ेगी और बहुत समय तक वर्षा पड़ेगी। अब इससे क्या होगा? अब इससे यह होगा कि इस सॉइल के अंदर जितने भी हल्के न्यूट्रिएंट्स है, वो हल्के न्यूट्रिएंट्स कहां चले जाएंगे? जमीन के अंदर चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। और जो भारी न्यूट्रिएंट्स है, जो भारी न्यूट्रिएंट्स है, वो भारी न्यूट्रिएंट्स कहां रह जाएंगे? जमीन के ऊपर। और भारी न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। जब आयरन पानी और हवा के संपर्क में आता है तो कौन सा कलर होता है? जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है तो कौन सा कलर हो जाएगा? तो लाल कलर हो जाएगा। अब मिट्टी कौन से कलर की हो जाएगी? लाल कलर की मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी कौन से कलर की हो जाएगी? लाल कलर की मिट्टी हो जाएगी। इसका मतलब लैटेराइट मिट्टी आपको वही मिलेगी जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो लैटेराइट मिट्टी आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। लैटेराइट मिट्टी आपको कहां मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। अब बताओ सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा कहां मिलती है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? उत्तर जो होगा सर मेघालय होगा, क्योंकि अभी अभी तो बताया आपने गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियां कहां है? मेघालय में। मेघालय में तो क्या होता है? बारिश होती है। बारिश होती है तो क्या होता है? तो वो वर्षा पड़ती है। फिर क्या होता है? लीचिंग होती है। लीचिंग होती है तो क्या होता है? फिर भैया रस्टिंग लग जाती है। तो फिर क्या होगा? लाल कलर की मिट्टी मिलेगी। तो उसको मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी। रट्टा नहीं मारना है छात्रों, बच्चों, रट्टा नहीं मारना है, कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन रट्टा मारेंगे तो हमारे अधिकतम प्रश्न गलत हो जाएंगे। रट्टा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, कॉमन सेंस किसी भी चीज का सॉल्यूशन होता है। जो आप मेहनत करते हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, और टीचिंग परीक्षा में मैं बार बार कहता हूं कि ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं जाती, ज्योग्राफी इमेजिन करवाई जाती है, क्योंकि इमेजिन के बिना ज्योग्राफी बहुत बोरिंग है। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ज्योग्राफी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इन इंडिया मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? क्या हम उद्योग के लिए सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उद्योग के लिए सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं? घरेलू घरेलू यानी घर के यानी कपड़ा धोना हो गया, उसके बाद में बर्तन धोना हो गया, उसके लिए, सिंचाई के लिए, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव? पहले मैं बता दूं ये सवाल आया कहां से। सवाल आया है कक्षा क्लास 10 की एनसीईआरटी से, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है। मुझे लगता है ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे नंबर का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा या तीसरा चैप्टर है, दोनों में से एक होगा, दूसरा या तीसरा चैप्टर है, दोनों में से एक होगा। यहां से सवाल पूछा गया है, जल संसाधन, जल संसाधन से सब पूछा गया सवाल है। इसका उत्तर क्या होगा? सिंचाई। सिंचाई के लिए भारत सबसे अधिक पानी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। इसका मतलब अगर टीआरई 3 में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा रहा है तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएं, क्या टीआरई 4 में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछेंगे? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएं कि अगर टीआरई 3 में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा रहा है तो क्या टीआरई 4 में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा नहीं जाएगा? सवाल पूछा जाएगा ना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आता है साइक्लोन से। अगला सवाल किससे आता है? साइक्लोन से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए न्यूनतम समुद्री सतह पर तापमान कितना होना चाहिए? ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। ये मैंने क्यों लिया? यूपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है, क्योंकि मैं पेट के बच्चों को ना सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चन करवाता हूं लेकिन यूपीएससी के लेवल के भी क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लेवल के प्रश्न सॉल्व कर सकते हो तो आप किसी भी लेवल के प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहां देखोगे तो कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है, कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है, उस 11वीं की एनसीईआरटी में डिटेल में चक्रवात के बारे में बताया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया है कि तापमान कितना होना चाहिए। फिक्र मत करिए, मैं डिटेल में आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि तापमान कितना होना चाहिए। इसका उत्तर पहले देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 26.5। जब 26.5 से अधिक टेम्परेचर होता है समुद्री सतह का, तब चक्रवात निर्माण शुरू होता है। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पे मैं आपके लिए डायग्राम बना के लाया हूं। पेड में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, पेड में मैं ऐसी हाथ से डायग्राम बनाता हूं। कोई भी डायग्राम जो है हम लोग बाहर से नहीं चिपकाते, हम डायग्राम हाथ से बनाते हैं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि यह समुद्र की सतह है। समुद्र की सतह पे टेम्परेचर कितना है? 26.5 डिग्री से ज्यादा है। 27 मान लो, 28 मान लो, तो क्या होगा? यहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे निम्न दबाव वाला एक रीजन या क्षेत्र तैयार हो जाएगा। अब क्या होगा? आसपास से हवाएं आएगी और हवाएं कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर जाने के बाद में बादल बनाएगी, ऊपर जाने के बाद में बादल बनाएगी, ऊपर जाने के बाद में बादल बनाएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? ऊपर जा रहे बादल, बादल बना रहे, ऊपर हवा जा रही है, ठंडी हो रही है, बादल बना रहे। जब हवा ऊपर जा रही है तो यहां पे संघनन की प्रक्रिया हो रही है और इसमें से एक गुप्त ऊष्मा निकलती है, इसे लेटेंट हीट हम कहते हैं। अब लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है? यह क्षेत्र और गर्म हो जाता है, यह क्षेत्र और गर्म हो जाता है। जब यह क्षेत्र और गर्म हो जाता है तो क्या होता है? जब यह क्षेत्र और गर्म होता है तो और हवाएं आती है, और गर्म हवाएं आती है, और गर्म हवाएं ऊपर जाती है और साइक्लोन और बड़ा बड़ा होते जाता है। अब क्या होता है? यह हवाएं जो है इधर आती है, यह हवाएं नीचे जाती है और फिर यह हवाएं गर्म क्षेत्र की तरफ जाती है, फिर यह ऊपर जाती है, फिर ऐसी जाती है, फिर नीचे आएगी, फिर ये गर्म क्षेत्र की तरफ जाएंगे, यहां पे गर्म होगी, यहां पे गुप्त ऊष्मा निकलेगी और ये क्षेत्र गर्म होगा और ऐसे साइक्लोन चलता है। और ऐसे साइक्लोन चलता है और ऐसा साइक्लोन बड़ा साइक्लोन होते रहता है, बड़ा साइक्लोन होता है। अब यहां पे देखो, ये जो शांत केंद्र है, ये जो शांत केंद्र है जो आप देख पा रहे हो, इस शांत केंद्र को कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। इसे क्या कहते हैं? शांत केंद्र को कहते हैं आंख, साइक्लोन की आंख कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन की आंख कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइक्लोन वॉल कहते हैं, इसे आई वॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आई वॉल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी में उत्पादित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अक्सर प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है? तो जब बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है तो उस क्षेत्र में सबसे या उस देश में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
चक्रवात का प्रभाव इन देशों में से सबसे ज्यादा किस देशों पर पड़ता है? एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बांग्लादेश, वो होगा बांग्लादेश। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। आप बोलोगे सर आप क्या बार बार मैप निकालते रहते हो? क्या करें, मैप के बिना मजा नहीं आता। जो आप मैप नहीं निकाल सकते तो ज्योग्राफी कैसे समझोगे? अब एक साइंस का टीचर पकड़ लो, अगर साइंस का टीचर साइंस की डायग्राम्स नहीं बनाएगा तो मजा आएगा क्या? वैसे ही ज्योग्राफी का टीचर अगर मैप ना बनाए तो मजा आएगा क्या? नहीं मजा आएगा सर। अब यहां देखो, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है बांग्लादेश। तो अक्सर आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है, और जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है तो भारत में उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके ऊपर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पर भी इसका बहुत भयंकर असर पड़ता है और बांग्लादेश में हर साल तबाही आती है, बांग्लादेश में हर साल तबाही आती है। अब होता क्या है देखो, जब चक्रवात इस वाले क्षेत्र में आता है तो हवाएं कैसी बहती है? ऐसी बहती है। अब आप मुझे बताओ, अगर हवाएं ऐसी बह रही है तो मुझे बताओ ये चक्रवात भारत की तटों की तरफ आ रहा है। अब यहां देखो, ये देखो, ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो चक्रवात आते हैं, जब ये हवाएं इनको ऐसा धक्का मारती है तो ये इधर चले जाते हैं। ये कहां चले जाते हैं? इधर चले जाते हैं। इसी कारण अगर आप देखोगे तो भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां पे कोई चक्रवात नहीं आता। लेकिन अगर आप ये वाला कोस्ट देखोगे, ईस्टर्न कोस्ट देखोगे, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इस वाले क्षेत्र में आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस यस, सुभाष कुमार ठाकुर, यू आर वेरी वेरी राइट। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाताग्रह से उत्पन्न होते हैं। वेरी वेरी गुड सुभाष, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सही बोला आपने। ठीक है, अब 67th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित एक शांत क्षेत्र क्या होता है? ये जो शांत क्षेत्र आप देख रहे हो, ये जो शांत क्षेत्र आप देख रहे हो, इस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या इसे फनल कहते हैं, क्या इसे कोर कहते हैं, इसे आई कहते हैं, या इसे आंख की दीवार कहते हैं, आई बॉल कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो आई होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो आई होगा। ठीक है, चलो, क्या हम 2000 लाइक का टारगेट पूरा कर सकते हैं? सब लोग हाथ ऊपर करके बता देंगे, क्या हम 2000 लाइक का टारगेट पूरा कर सकते हैं? क्या आप सब लोग सेशन को लाइक कर सकते हो? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाल फिलहाल में हमें 1800 लोग देख रहे हैं, क्या 200 लोग और हमें ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों? क्या 200 लोग और हमें ज्वाइन कर सकते हैं? अगर 200 लोग अगर हमें और ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए एक मैराथन सीरीज लेके आऊंगा, जिस मैराथन सीरीज में मैं आपको डिटेल में बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अगर आप इस सेशन को 2000 तक पहुंचा देंगे तो आपके लिए एक और स्पेशल सेशन लेके आऊंगा। चलो अगला सवाल सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर से सभी घरों के छत पर वर्षा जल संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने वहां के लोगों को बोल के रखा है कि जब भी बारिश होगा तो आप अपने छत के ऊपर जो भी पानी होगा उस पानी को बचाएंगे। बताओ वो कौन सी सरकार है? वो कौन से स्टेट की सरकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी? सारे नागरिकों के लिए कंपलसरी है। जो भी वर्षा होगी जो आपके छतों पे पड़ेगी उस वर्षा को आपको संग्रहित करके रखना पड़ेगा। वो कौन सी सरकार है? क्या वो मेघालय की सरकार है? यहां तो भैया लोग डूब डूब के मर रहे हैं, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। यहां पे भी लोग डूब डूब के मर रहे हैं, यहां पे लोग सूख सूख के मर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10वीं की एनसीईआरटी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 के लिए कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगला सवाल मिश्मी, बरेल और लूशाई क्या है? मिश्मी, बरेल और लूशाई क्या है? क्या ये पहाड़ियां है? क्या ये जनजातियां है? क्या ये नदियां है?
या और पहाड़ियां? नदियां और पहाड़ियां है, क्या ये जनजातियां है या ये केवल पहाड़ियां है? मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं, क्या ये पहाड़ियां है, क्या ये जनजातियां है, क्या नदियां और पहाड़ियां है? मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा ये पहाड़ियां है। इसका उत्तर क्या होगा? ये पहाड़ियां है। चलो एक बार इमेजिन करके देखते हैं कि मिश्मी दिखती कैसी है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन से ज्योग्राफी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है बिना इमेजिनेशन की। पहले मिश्मी पहाड़ियां देख लेते हैं हम लोग मिश्मी पहाड़ियां देख लेते हैं एक बार। मिश्मी हिल्स को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ज्योग्राफी इमेजिन करवाना इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इमेजिन करवाना इंपॉर्टेंट है। तो मिश्मी पहाड़ियां एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये है मिश्मी पहाड़ियां, ये है आपकी मिश्मी पहाड़ियां, देख सकते हो आप। ये है मिश्मी पहाड़ियां, अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये है मिश्मी पहाड़ियां, देख सकते हो। ये है मिश्मी हिल, ठीक है, सबको दिख गया? चलो उसके बाद में हमने क्या देखा? मिश्मी के बाद में लूशाई, लूशाई देखा हमने, लूशाई, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे लूशाई, ठीक है, लूशाई पहाड़ियां देखेंगे हम लोग। मिजोरम में है, लूशाई पहाड़ियां मिजोरम में है। इसको एक बार देख लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ये लूशाई पहाड़ियां देख सकते हो आप, ये लूशाई की पहाड़ियां है, ये देखो ये लूशाई की पहाड़ियां है, ठीक है। चलो एक बार इसका उत्तर देख ले, चलो उत्तर देख लेंगे इसका। तो उत्तर क्या है? ए इसका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हो मिश्मी पहाड़ियां, सारी पहाड़ियां हम लोग एक बार देख लेंगे। यहां पे आप देख लो मिश्मी पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन सी पहाड़ियां है? मिश्मी है, अबोर है, मारा है, डाफला है। डाफला, मारा, अबोर, मिश्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बरेल क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलेगा? बरेल क्षेत्र एक ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है और आसाम और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लूशाई की पहाड़ियां देख सकते हो आप, लूशाई की पहाड़ियां देख सकते हो। लूशाई पहाड़ियां जिन्हें मिजो पहाड़ियां भी कहा जाता है, तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी? मिजोरम में देखने को मिलेगी। भारत का जो राज्य है मिजोरम, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और ना कि भारत में, म्यांमार और बांग्लादेश में भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दिखाई देगा। लूशाई की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, लूशाई की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बीपीएससी टीआरई 2 से पूछा गया सवाल है, बीपीएससी टीआरई 2 से पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा है बीपीएससी टीआरई 2 से। सवाल यह कहता है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? द ओरिजिन पॉइंट ऑफ पेन्ना रिवर इज, पेन्नार रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है? क्या नीलगिरी है, सह्याद्री है, नंदी हिल है, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। रिवर से सवाल पूछा जा रहा है, रिवर से सवाल पूछा जा रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? सर बी होगा, बी होगा, सह्याद्री होगा, सर ए होगा। चलो नंदी जी होगा, नंदी हिल होगा, महाराष्ट्र होगा। आपने पढ़ो क्या लिखा है? पेन्नार लिखा है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पेन्नार, फिर से पढ़ लो आप, सवाल फिर से पढ़ लो आप, फिर से पढ़ लो, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चलो एक बार मैप में देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, बी है, सी है, क्या है? तो एक बार मैप में देख लेते हैं, पेन्नार नदी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पेन्नार, यहाँ पे पेन्नार रिवर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग पेन्नार रिवर एक बार देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। तो पेन्नार रिवर कहां गया भाई? पेन्नार रिवर हमारा इधर, पेन्नार रिवर, ये आ गया हमारा पेन्नार रिवर, ये आ गया हमारा पेन्ना रिवर। यहां पे देखो, ये है हमारी पेन्ना रिवर, ये है पेन्ना रिवर, अगर आप इसको देख सकते हो तो, ठीक है। ये है आपकी पेन्ना रिवर, ये है पेन्ना रिवर, इसको ध्यान से देखो आप, ये है पेन्ना रिवर आपकी, ठीक है, पेन्ना रिवर। अब देखो ये अगर आपकी पेन्ना रिवर है तो ये कौन से स्टेट में? इसको एक बार देख लो आप, अगर ये पेन्ना रिवर है तो ये कौन से स्टेट में है? अरे उल्टा हो गया, भारत उल्टा हो गया। तो यहां देखो आप, ये आपकी पेन्ना रिवर इधर है, ये पेन्ना रिवर इधर है। आप देख लो एक बार, देख सकते हो,
ये देखो, देख सकते हो। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा, आप बताओ इसका उत्तर क्या। र नहीं चाहिए यहां पे, र नहीं चाहिए, पेन्ना चाहिए यहां पे, र नहीं चाहिए। पेन्ना, पेन्ना नदी, पेन्ना नदी। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप बताओ। पेन्नार नहीं है, पेन्ना है, पेन्ना। पेन्नार नहीं है, पेन्ना है। पेन्नार नहीं है, पेन्ना है। पेन्ना, पेन्ना, PENNA, पेन्ना है। पेन्ना है, पेन्नार नहीं है। पेन्नार नहीं है, पेन्नार नहीं है, पेन्ना है। अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी, इसका सही उत्तर होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी इसका, नंदी हिल कर्नाटका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो एक आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है बेटा। तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है 68% का। 68% का आज टीचिंग परीक्षा पे एक स्पेशल ऑफर है। रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक आपको यह ऑफर मिलेगा। और आपको कूपन कोड क्या इस्तेमाल करना है, ज्ञान 68 कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है। स्पेशल ऑफर है आपके लिए टीचिंग परीक्षा के ऊपर। ठीक है, चलो तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी पढ़िए, इमेजिन करके ज्योग्राफी पढ़िए, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते। ज्योग्राफी को समझने के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी वरना एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। हमें इमेजिन करके पढ़ना होता है। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई देना चाहिए चीजें, जब तक दिखाई नहीं देंगी मजा नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, मिलता हूं आपके अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि दानिश सर बहुत ही जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। एक अपडेट देता हूं कि थोड़ी सी चोट आई है उन्हें आंदोलन के दौरान, थोड़ी सी जब घिसा पीटी हुई, जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो थोड़ा सा पैर में उनकी मोच आई। तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि दानिश सर बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रकट होंगे, आपसे बात करेंगे, और जैसे पुराने तरीके से आपसे लेक्चर लेते थे तो वो लेक्चर भी लेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।